जय भीम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एससी एसटी एक्ट के अनुसार सिर्फ भौतिक संपत्ति की रक्षा नहीं होती। भौतिक संपत्ति बोले तो मकान या चल संपत्ति की सिर्फ रक्षा नहीं होती, बल्कि अभी हाल ही में 24 जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि भौतिक संपत्ति के साथ साथ शोध डेटा या यूं कहे तो बौद्धिक संपदा भी इसी एक्ट में शामिल होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन दंपत्ति की जिनका नाम शिप्रा और शिवशंकर दास है। इन दो पति पत्नी ने मिलकर एक ऐसा इतिहास रच दिया जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ था। इन दोनों ने ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जिससे सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर होकर इन दोनों की बातों को मानना पड़ा और 127 करोड़ रुपए इनके एससी एसटी एक्ट के तहत मुआवजा देने का निर्णय देना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आज आप लोगों को बताऊंगा कि एससी एसटी एक्ट में क्या क्या शामिल है और इन दंपत्ति ने क्या कारनामे किए ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी इनकी बातें माननी पड़ी और निर्णय देना पड़ा 127 करोड़ रुपए इनके मुआवजे के तौर पर एससी एसटी एक्ट में इनको देना पड़ेगा। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि जिस दंपत्ति ने कभी कानून नहीं देखा या अदालत में कभी कदम नहीं रखा, अचानक से पक्षकार बन जाते हैं और खुद पैरवी करने लगते हैं, न केवल व्यक्तिगत न्याय के लिए बल्कि कानून मिसाल के लिए बहस करते हैं। यह लड़ाई उस समय और भी कठिन बन जाती है जब लड़ाई हमारी किसी व्यक्ति से ना होकर सिस्टम से हो। सिस्टम बोले तो सरकार से ही हो। जी हाँ दोस्तों, दलित शोधकर्ता डॉक्टर शिप्रा कमलेश उके और डॉक्टर शिवशंकर दास कहते हैं कि शिक्षा ही एकमात्र आपकी संपत्ति है और वो संपत्ति भी आपसे कोई छीन लेता है, आपके सपनों को नष्ट कर देता है और समान अवसर के आपके अधिकार को छीन लेता है, तो आप क्या करोगे? क्या आप इसे जाने देंगे? नहीं, आप लड़ेंगे और यही मैंने भी किया। दामूक नायक से शिप्रा और शिवशंकर ने बातचीत की और बताया अपने 6 साल के संघर्ष, सामाजिक दबाव, व्यवस्थागत उत्पीड़न और अपनी कानूनी यात्रा के बारे में खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि उन्हें मुख्य रूप से उनकी जाति पहचान के कारण उन्हें कितनी कीमत चुकानी पड़ी, कैसे ब्राह्मण बहुलक इलाके में किराए का घर लेने के बाद जाति का पता चलने पर जाति ने असर कैसे दिखाना शुरू कर दिया। शिप्रा कहती हैं कि 2015 में हमने दीक्षा भूमि के पास एक घर किराए पर लिया। बिल्डिंग और मोहल्ले में ब्राह्मणों का दबदबा था। हमारे मन में जाति को लेकर कुछ भी विचार नहीं था और यहाँ तक कि 70 वर्षीय मकान मालिक ने हमारी जाति के बारे में पूछा ही नहीं। वह एक अच्छे किराएदार में शिक्षा और नौकरी खान पान प्राथमिकता देखते थे। शिवशंकर ने जब बताया कि वह शुद्ध शाकाहारी है तो उन्हें ब्राह्मण समझ लिया गया। उन्होंने आगे बताया कि मकान मालिक दोस्ताना व्यवहार रखते थे। वह अक्सर हमारे वहाँ आते थे, हमारे नाश्ते और ग्रीन टी स्वीकार करते थे और यहाँ तक कि उन्होंने हमें अपनी पोती के नामकरण समारोह में भी बुलाया। हम लोग एकदम फैमिली की तरह रहने लगे। बाद में उनको पता भी चला कि हम दलित हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे 7-8 महीने बीत जाने के बाद एक बार हमारे मकान मालिक हमसे मिलने आए और अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बहुलक इलाके में गैर ब्राह्मणों के रहने से पड़ोसी असहज हैं। शिप्रा ने बताया, बुजुर्ग मकान मालिक ने हमसे बताया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से हमसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन पड़ोसी असहज थे। उन्हें उनसे निपटने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि उन्होंने हमें सीधा खाली करने को नहीं कहा, लेकिन जनवरी 2016 में जब सवाल रहने की आई, समझौते की आई, तब बात आई उनको निकालने की। फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10% और बढ़ाकर देने की बात की और इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद क्या होता है आगे सुनो। और यह व्यवस्था जो 10% वाली थी, बढ़ाकर देने वाली, वो 2016 तक चली, लेकिन दुर्भाग्य से उनका देहांत हो गया। जो बुजुर्ग थे और घर का पूरा स्वामित्व उनके बेटे को मिल गया जो पुणे में रहता और काम करता था। दामुक नायक से दंपति बताते हैं कि मकान मालिक का बेटा अक्टूबर 2016 में उनसे मिलने आया और अचानक से उनसे कहा कि 1 दिन के भीतर घर खाली करके दो। शिप्रा जो उस समय 8 महीने के गर्भवती थी, उसने सख्ती से जवाब दिया कि हम अनिश्चित काल तक रहने थोड़ी आए हैं, घर पर कब्जा करने की योजना नहीं बना रहे हैं और हम निश्चित रूप से चले जाएंगे, लेकिन 24 घंटे के भीतर खाली करना बस संभव नहीं था। इससे बातचीत का अप्रिय अंत हुआ। इसके बाद मकान मालिक के बेटे ने उनसे सारा संपर्क काट दिया, लेकिन दंपत्ति घर में रहे और सारा पैसा जो था, उस समय किराया जो था, वो समय पर देते रहे। 2018 में जब वे दंपत्ति शोध संबंधी काम के लिए दिल्ली में थे, तब मकान मालिक का बेटा उन्हें लगातार फ़ोन करने लगा और उनसे मिलने के लिए दबाव डालने लगा। हमने उन्हें बताया कि जब भी हम नागपुर लौटेंगे उनसे मिलेंगे और हमने अपना वादा निभाया। जैसे ही हमारी टिकट कंफर्म हुई, हमने उन्हें 9 सितंबर 2018 को नागपुर में अपने आगमन के बारे में सूचित कर दिया और वह इससे अच्छी तरह अवगत थे, दास ने कहा। फिर वे कहते हैं कि जब हम नई दिल्ली से घर वापस लौटते हैं तो हमारे ताले टूटे हुए थे और जितने भी सामान थे क्षतिग्रस्त थे, भवन में बिखरा हुआ था। हम परेशानी से तुरंत 100 नंबर पर कॉल किया। FIR दर्ज करने के बजाय हम पूरा दिन स्टेशन में भागते रहे, लेकिन कोई अधिकारी हमारी शिकायत दर्ज करने के लिए तैयार नहीं हुआ।
हालांकि वहां की जो पुलिस थी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और उन्हें अपनी नन्ही बेटी के साथ पूरे दिन थाने में इंतजार कराया गया। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने बताया कि आज रविवार है, इसलिए हमारी शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती, ऐसी बात शिप्रा ने बताया। फिर वो कहती हैं कि इसी बीच हमने अपने मकान मालिक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका जो असमान व्यवहार था, पड़ोसी से मिली जानकारी से स्पष्ट हो गया कि वह अपराध में भी शामिल था। यह एहसास होने पर हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया। फिर उन्होंने अपने मकान मालिक पर भी एफआईआर की। बाद में जांच के दौरान पता चला कि मकान मालिक के 2 साथी और कुछ पुलिसकर्मी भी इस मामले में शामिल पाए गए। फिर कुछ महीने बाद दंपत्ति द्वारा जाति आधारित अत्याचार का सबूत देने पर आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिसको SC/ST एक्ट बोलते हैं, 1989 के तहत धाराएं लगाकर चार्जशीट दाखिल की गई। हालांकि जो पुलिसकर्मी थे उनको अपराध में शामिल नहीं किया गया, लेकिन पुलिसकर्मी और अधिकारी को बचा लिया गया और उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने तो झूठा दस्तावेज बनाया, जो मकान मालिक की ओर एक लिखित पत्र था, जिसमें दावा किया गया कि जो किराएदार है वो 6 महीने पहले घर छोड़कर चले गए और वो लोग चाबी लौटाना चाहते थे, लेकिन मकान मालिक पुणे में रहता था, वह चाबी नहीं ले सका। यह पत्र एक अधिकारी द्वारा तैयार किया गया और घर पर छापा मारने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह बात एक महिला कांस्टेबल ने जांच के दौरान अपने बयान में कही, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया। शिप्रा ने ऐसी बात कही किससे? द मूकनायक से। आगे की जांच में जनवरी 2019 में एक महत्वपूर्ण खोज हुई, जब क्राइम ब्रांच नागपुर ने आरोपी से चोरी की गई कुछ संपत्ति बरामद की। इसमें 33 मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शोध सर्वेक्षण फॉर्म और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल थे, जो स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा किए गए थे। आश्चर्यजनक रूप से इसमें से कुछ सामान पुलिस ने अपने हिरासत से ही गायब कर दिया। शिप्रा ने बताया कि अदालत में चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही पुलिस ने अपनी हिरासत में से अपराध से जुड़ी 16 में से 11 महत्वपूर्ण सबूत को खत्म कर दिया। फिर जनवरी 2019 में विभागीय जांच में 4 पुलिसकर्मियों को हमारे घर में साजिश रचने और अवैध रूप से तोड़फोड़ करने के दोषी पाया गया। फिर भी उन पर ना तो मामला दर्ज किया गया और ना ही चार्जशीट दाखिल की गई, और इसके अलावा 2 जांच अधिकारियों को भी झूठे सबूत गढ़ने में दोषी पाया गया। और भी ऐसे पुलिस थे जिन्होंने उनके सबूत के साथ छेड़छाड़ की। लगभग 7 पुलिस वाले, कितने? 7 पुलिस वाले लगभग ऐसे थे, उनके साथ जो सबूत को साथ छेड़छाड़ किया और सबूत मिटाने की कोशिश किया। लेकिन फिर भी वहाँ की जो पुलिस थी, वहाँ की जो सरकारें थी, उन लोगों के बीच, मतलब जो दंपत्ति थे उनके साथ कोई भी न्याय करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर क्या हुआ? उन्होंने वहां से, नागपुर से बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला दर्ज कर दिया। वहां की सरकार ने दावा किया कि SC/ST एक्ट में सिर्फ भौतिक संपत्ति ही शामिल है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी ही सिर्फ शामिल है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने बताया आपको क्या क्या आता है, चल संपत्ति आता है और मकान वगैरह ये सब आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में बस यही शामिल है, लेकिन वहां पर बौद्धिक संपदा नहीं शामिल है। ये सरकार कह रही है वहां की कि बौद्धिक संपदा उसमें शामिल नहीं है, इसलिए इनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन इन तर्कों को खंडन करने के लिए इन दंपत्ति ने कानूनी प्रावधानों का सहारा लिया, और वो सहारा क्या था? देखिए इसे, SC/ST एक्ट की धारा 21F, भारतीय दंड संहिता जिसे IPC बोलते हैं, IPC की धारा 22, और फिर अगला लिया सामान्य उपबंध अधिनियम जिसको बोलते हैं जनरल क्लॉसेस एक्ट 1970 की धारा 3 का 26 और 3 का 36 का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक संपदा भी एक प्रकार का चल संपत्ति में ही आती है और इस एक्ट के तहत मुआवजे योग्य माना जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने अपनी बात प्रस्ताव वहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट में रखा और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी बातों को माना और उसे स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, और उनको मुआवजा देने के लिए भी राजी होगी। लेकिन वहां की सरकार इन बातों को ना मानते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, और याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही निर्णय दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट को सही बताते हुए उन दंपत्ति को न्याय दिया और 24 जनवरी 2025 को उन लोगों को 127 करोड़ की मुआवजा देने के लिए स्वीकार किया।